नमस्कार, मैं हूं नूतन। आज हम आपको देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, उस बजट में आम देशवासियों के लिए क्या है और इस बजट में किसको कितना फायदा पहुंच रहा है, हम सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या है इस 2025 के बजट में। सबसे पहले बात करते हैं बजट है क्या। बजट सरकार की जमा और खर्च का हिसाब किताब है, जैसे हम सब अपने घरों में करते हैं। यानी पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां। छोटा सा अंतर है कि आमतौर पर घरों में महीने का हिसाब होता है, लेकिन सरकार पूरे साल का लेखा जोखा तैयार करती है। वहीं वित्त मंत्री ने अपने भाषण के जरिए सरकार की आर्थिक नीति के साथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट भी बताती है। मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। संविधान और सरकारी भाषा में इसे एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहते हैं। सरकार को संसद को अपना सालाना जमा और खर्च का हिसाब देना जरूरी है, इसलिए बजट हर साल आता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 में आम मध्यम वर्गीय लोगों और वेतन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे में क्या है, हम आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 12 लाख रुपए है और वो न्यू टैक्स रिजीम चुनता है, तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपए का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। यानी टैक्स पेयर्स को बेवजह नोटिस और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही केवाईसी प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। कुल मिलाकर ये नया बिल टैक्स पेयर के लिए राहत और सहूलियत लेकर आएगा। सरकार ने स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग फंड 2 का ऐलान किया है, जो उन मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद करेगा जो अपने फ्लैट की लोन की ईएमआई और किराया दोनों भर रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 50,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और लोगों को चाबी सौंप दी गई है। 2025 तक 40,000 और घर तैयार किए जाएंगे। I am happy to inform this August House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. 2025 के इस आम बजट में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत से वस्तुओं के कीमतों को बढ़ाया और घटाया है, जिससे आम शहरी को कितना फायदा होगा, हम आपको बताते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 में बताया कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इससे ईवी सस्ती हो सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इससे मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा। कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% हुई है। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing.
This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. एंकर 4 देश की महिलाओं को सशक्त और उद्यमी बनाने के साथ ST/SC वर्ग की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई योजनाओं को लागू करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने बजट में भी महिलाओं का विशेष ख्याल रखते हुए बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। बजट में भारत की 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर यानी पहली बार के लिए उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. एंकर 5 इस बजट में अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्नदाताओं के लिए कई सारी स्कीम चालू करने की बात कही है। वित्त मंत्री किसानों को खुश करने के लिए किन योजनाओं को आरंभ कर रहे हैं, आइए जानते हैं। देश के किसानों का ध्यान रखते हुए बजट में विशेष प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। जहां उत्पाद कम है, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान है। अभी कार्ड की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए है। दालों के उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा। मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान, बिहार में किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। As the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. इस बजट में देश के छोटे बड़े कारोबारियों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें उनके लिए नई योजनाओं के साथ भारत के कारोबार को सशक्त बनाने की पहल की गई है। आइए जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों को क्या उपहार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 में छोटे और बड़े कारोबारियों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। सरकार ने इस बार व्यापार और उद्योग जगत को मजबूती देने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है, जिससे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स और बड़े उद्योगों को लाभ मिलेगा।
रजिस्ट्रेटेड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाला नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, जिससे छोटे उद्यमियों को पूंजी जुटाने में आसानी होगी। इसके अलावा खिलौना निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत नई योजना शुरू की गई है, जिससे इस क्षेत्र में स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना की लोन लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है, जिससे छोटे विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलेगी। इसके अलावा नए उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है, जिससे नवाचार और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूत किया जा सके। सबसे बड़ी राहत स्टार्टअप्स के लिए दी गई है, जहां स्टार्टअप्स की टैक्स छूट को 2025 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat, and for well-run exporter MSMEs for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores. बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट के जरिए सरकार ने शिक्षा प्रणाली को डिजिटल, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देश के छात्र छात्राओं के लिए अनुकरणीय पहल बजट में की गई। 500 करोड़ रुपए की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन से जुड़े एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी से जोड़ा जाएगा। मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने के लिए अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसमें अगले साल ही 10,000 सीटों का इजाफा होगा। वहीं 2014 के बाद बनी 6 नए IIT में से 5 सीटों में दोगुनी की जाएंगी, जिससे 6500 नए छात्रों को एडमिशन का मौका मिलेगा। सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे देश में टेक्नोलॉजी और रिसर्च को और अधिक मजबूती मिलेगी। IIT में सीटों के विस्तार से अधिक छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर बजट 2025 में शिक्षा के क्षेत्र को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। डिजिटल शिक्षा, मेडिकल सीटों का विस्तार और AI एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना से छात्रों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। सरकार की ये फैसले भारत को शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. इसके अलावा सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। यह बजट देश के हेल्थ केयर सिस्टम को डिजिटल और व्यापक बनाने में की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सबसे बड़ा फैसला अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने का है।
इससे कैंसर मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें अपने जिले में ही इलाज मिल सकेगा। ये कदम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद करेगा और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर इलाज पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 2025-26 में ही 200 नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, जिससे मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इन केंद्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे शुरुआती चरण में ही कैंसर का इलाज संभव हो। सरकार का ये निर्णय स्वास्थ्य सुविधाओं को हर जिले तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास है। सरकार ने डिजिटल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटरों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की घोषणा की है। गीग वर्कर्स यानी वे लोग जो अस्थायी या फ्रीलांस नौकरियों में काम करते हैं, अब भी स्वास्थ्य योजनाओं से बाहर रहते हैं, लेकिन बजट 2025 में सरकार ने इन वर्कर्स को जन आरोग्य योजना से जोड़ने का फैसला लिया है। बजट 2025 में घोषित ये सभी योजनाएं भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक मजबूत और समावेशी बनाएंगी। Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. बजट 2025 में स्वास्थ्य, सीनियर सिटीजन और हाउसिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें 2025-26 में ही 200 नए सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह बजट आम जनता, वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। बजट 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। सीनियर सिटीजन को इस बजट में बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीडीएस की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दी है। इसका मतलब ये है कि अगर सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या एफडी पर 1 लाख रुपए तक का ब्याज मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। ये कदम बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और उन्हें अधिक बचत करने का अवसर देगा। आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वामी स्कीम में भी बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने घोषणा किया है कि 2025 तक 40,000 आवासीय परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, जिससे हजारों परिवार को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। I come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases.
बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई गति देने के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो 50 साल के लिए इंटरनेट फ्री लोन होगा, जिससे राज्यों को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी की कोई कमी नहीं होगी। ये सभी कदम देश की बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उठाए गए हैं। बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देने की घोषणा की है, जो 50 साल के लिए दिया जाएगा। इससे राज्य सरकारों को सड़क, रेल, मेट्रो और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने में मदद मिलेगी। ये कदम देश में आर्थिक विकास को गति देने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे ले जाने के लिए सरकार ने एआई सेक्टर में भी बड़ा निवेश किया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जिससे देश में नई तकनीकों का विकास होगा और युवा पीढ़ी को अत्याधुनिक प्रशिक्षण मिल सकेगा। बजट 2025 में घोषित ये कदम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करेंगे। राज्यों को बिना ब्याज का कर्ज, एआई में निवेश और एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम से देश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिलेगी। Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. ये था 2025 का बजट में क्या था आपने देखा। इसी तरह की और नई जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। नूतन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।